કેમ છો મજામાં રમમાં 19 जून 2020 शाम के करीब 7:30 बजे तमिलनाडु का एक छोटा सा शांत कस्बा सथानकुलम। पूरा देश उस वक्त एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा था, कोरोना वायरस। सड़कें सुनी थी, दुकानें बंद हो रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तूफान दस्तक दे रहा था जो भारतीय पुलिस के इतिहास को हमेशा के वास्ते बदलने वाला था। यहाँ के मुख्य बाजार में पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की एक छोटी सी मोबाइल एसेसरीज की दुकान थी। जयराज 58 साल के एक सरल स्वभाव के व्यक्ति और बेनिक्स 31 साल का एक ऊर्जावान नौजवान। उनके लिए यह एक सामान्य शाम थी। बस कुछ मिनटों में वे अपनी दुकान बढ़ाकर घर जाने वाले थे। लेकिन तभी कानून के रखवाले की एक गाड़ी वहां आकर रुकती है। आरोप था लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन। दावा किया गया कि दुकान निर्धारित समय से कुछ मिनट ज्यादा खुली थी। एक मामूली सी बात जिसके लिए शायद एक चेतावनी या छोटा सा जुर्माना काफी होता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस ने जयराज को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया। जब बेटा बेनिक्स अपने पिता के पीछे थाने पहुंचा तो उसे नहीं पता था कि वह इंसाफ मांगने नहीं बल्कि साक्षात मौत के चंगुल में जा रहा है। सथानकुलम पुलिस स्टेशन के लोहे के वो भारी दरवाजे जब उस रात बंद हुए तो उसके पीछे जो हुआ उसने मानवता को शर्मसार कर डाला। अगले 8 घंटे तक उस थाने की दीवारों ने वो चीखें सुनी जिन्हें दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी रे, यह शुरुआत थी उस सत्ता के अहंकार की जिसने रक्षक को ही भक्षक बना डाला। रात के 8 बज चुके थे। सथानकुलम पुलिस स्टेशन के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर का मंजर इसके बिल्कुल उलट था। थाने के रजिस्टर में जयराज और बेनिक्स के नाम दर्ज हो चुके थे। पुलिस की थियोरी के मुताबिक इन दोनों ने लॉकडाउन ड्यूटी में बाधा डाली थी, लेकिन हकीकत में उस रात थाने के अंदर जो शुरू हुआ उसे किसी भी कानून की किताब में पूछताछ तो नहीं कहा जा सकता। चश्मदीद गवाहों और बाद में आई सीबीआई की चार्जशीट के पन्ने बताते हैं कि उस रात पुलिस स्टेशन के अंदर वर्दी अपना आपा खो चुकी थी। जयराज और बेनिक्स को अलग अलग कमरे में नहीं बल्कि एक ही जगह रखकर अमानवीय यातनाएं दी गई। 19 जून की रात करीब 7:45 बजे से शुरू हुआ यह सिलसिला अगली सुबह 3 बजे तक चला, यानी लगभग 8 घंटे। उस रात थाने में मौजूद महिला हेड कांस्टेबल रेवती ने बाद में जो खुलासा किया उसने पूरी जांच की दिशा बदल डाली रे। रेवती के अनुसार थाने के अंदर से आने वाली चीखें इतनी भयानक थी कि बाहर खड़े लोग कांप उठते थे। पुलिस कर्मियों ने अपनी लाठियों और प्लास्टिक पाइपों का इस्तेमाल सिर्फ काबू पाने के लिए नहीं बल्कि पीड़ितों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए किया था। अमानवीयता की हद तो तब पार हो गई जब उन दोनों को गंभीर रूप से घायल करने के बाद उनसे ही थाने के फर्श पर फैला खून साफ करवाया गया था। यह सिर्फ प्रताड़ना नहीं था, यह सबूतों को मिटाने की पहली कोशिश थी। उस रात स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी इंस्पेक्टर एस श्रीधर खुद हाथ उठा नहीं रहे थे, लेकिन उनके एक एक शब्द आग में घी डालने का काम कर रहे थे। वे लगातार अपने जूनियर पुलिस कर्मियों को और ज्यादा बर्बर होने के लिए उकसा रहे थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो जयराज और बेनिक्स की हालत ऐसी नहीं थी कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। उनके कपड़ों पर लगे खून के धब्बे उस रात की हैवानियत की गवाही दे रहे थे, लेकिन पुलिस के लिए यह सिर्फ एक सबक था जो उन्होंने 2 आम नागरिक को सिखाया था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये 8 घंटे उन 9 पुलिस कर्मियों के लिए मौत के वारंट की इबारत लिख चुके हैं। 20 जून की सुबह सूरज निकल चुका था, लेकिन जयराज और बेनिक्स के लिए जिंदगी का अंधेरा गहराता जा रहा था। पुलिस को अब एक बात का एहसास हो चुका था, उन्होंने हदें पार कर दी। पिता पुत्र की शारीरिक स्थिति बेहद नाजुक थी, लेकिन बजाय उन्हें तुरंत बेहतर इलाज दिलाने के सथानकुलम पुलिस का पूरा अमला एक ही काम में जुट गया, ऑपरेशन कवर अप। थाने के जनरल डायरी में कहानियां गढ़ी जाने लगी। पुलिस ने एक फर्जी एफआईआर तैयार की जिसमें दावा किया गया कि जयराज और बेनिक्स ने पुलिस के साथ हाथापाई की और गिरफ्तारी से बचने के लिए वे सड़क पर लौटने लगे। उन्हें इससे चोट आई। यह कानून की आंखों में धूल झोंकने की पहली बड़ी कोशिश थी, लेकिन चुनौती अभी बाकी थी। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था। नियम कहता है कि किसी भी आरोपी को जेल भेजने से पहले मजिस्ट्रेट उसकी शारीरिक स्थिति की जांच करता है। यहाँ सिस्टम की एक बड़ी खामी सामने आई। जयराज और बेनिक्स को मजिस्ट्रेट के सामने ले तो जाया गया, लेकिन उन्हें गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरने दिया गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट को अंधेरे में रखा और उनके जख्मों को छुपाने के लिए नए कपड़े पहना दिए गए। मजिस्ट्रेट ने दूर से ही हाथ हिलाकर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मंजूरी दे दी। सत्य को दबाने का अगला पड़ाव था कोविलपट्टी सब जेल। जेल के गेट पर जब उन दोनों को ले जाया गया तो वहां के वार्डन ने उनकी हालत देखकर उन्हें दाखिल करने से मना कर दिया। उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था, लेकिन पुलिस के भारी दबाव के आगे जेल प्रशासन को झुकना पड़ा। पिता पुत्र को सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जहां उनकी कराहे सुनने वाला कोई नहीं था।
इधर थाने में सबूत मिटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी था। सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गई, दीवारों को धोया गया और उन लाठियों को छिपा दिया गया जिनसे प्रहार किए गए थे। पुलिस को लग रहा था कि मामला दब चुका है। उन्हें लगा कि दो आम दुकानदारों की आवाज जेल की ऊंची दीवार और खाकी के रसूख के नीचे दब जाएगी और दम तोड़ देगी। लेकिन वे भूल गए थे कि कुछ निशान ऐसे होते हैं जिन्हें पानी से नहीं धोया जा सकता और कुछ गवाह ऐसे होते हैं जिनका जमीर वर्दी के खौफ से बड़ा होता है। सत्य और असत्य की इस लड़ाई में अब मौत का तांडव शुरू होने वाला था रे। 21 जून 2020 कोविलपट्टी सब जेल की कालकोठरी। जयराज और बेनिक्स की हालत हर बीतते घंटे के साथ बिगड़ती जा रही थी। उनके शरीर का घाव अब असहनीय दर्द में बदल चुका था। जेल के डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार तो दिया, लेकिन जो अंदरूनी चोटें उन्हें लगी थी उनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं था। 22 जून की शाम बेनिक्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उन्हें आनंद फानंद में कोविलपट्टी जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात करीब 9 बजे 31 साल के उस ऊर्जावान नौजवान बेनिक्स ने दम तोड़ दिया। अपने बेटे की मौत की खबर से अनजान पिता जयराज बगल के ही वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस बेटे ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ही घंटे बाद 23 जून की तड़के सुबह जयराज ने भी आखिरी सांस ली। 2 दिन 2 मौतें और एक ही परिवार के 2 स्तंभ कह गए। जैसे ही यह खबर सथानकुलम की गलियों से होते हुए सोशल मीडिया तक पहुंची, मानो अक्खे हिंदुस्तान में बिजली तोड़ गई। वह खामोशी जो अब तक डर की वजह से थी, अब एक भयंकर गर्जना में बदल चुकी थी। सथानकुलम की बाजारें बंद हो गई। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। यह केवल एक छोटे से कस्बे का विरोध नहीं था, बल्कि यह पूरे देश का गुस्सा था जो जस्टिस फॉर जयराज एंड बेनिक्स के रूप में दुनिया भर में ट्रेंड करने लगा। क्रिकेटर्स से लेकर फिल्मी सितारों तक हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं या किसी पुलिस स्टेशन में? मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद संज्ञान लिया। अदालत ने तुरंत मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। पुलिस अब भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी। जब न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच के लिए थाने पहुंचे तो पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदतमीजी की और सबूत देने से इनकार कर दिया। पुलिस को लग रहा था कि वे इस जन सैलाब को भी कुचल देंगे, लेकिन वे एक बात भूल गए थे, जब अन्याय की सीमा पार हो जाती तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। जन आक्रोश इतना जबरदस्त था कि राज्य सरकार को घुटने टेकने पड़े और मामले की जांच एक ऐसी एजेंसी को सौंपनी पड़ी जिसके पास सच को पाताल से भी खोद निकालने की ताकत थी। एंट्री हुई सीबीआई की। जुलाई 2020 मामला अब स्थानीय पुलिस के हाथ से निकलकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के पास पहुंच चुका था। दिल्ली से आई सीबीआई की स्पेशल टीम जब सथानकुलम पहुंची तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समय। घटना को हफ्ते बीत चुके थे, सबूतों को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की जा चुकी थी और थाने की दीवारों को रंगा जा चुका था। लेकिन सीबीआई के जासूस जानते थे कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह अपनी मौजूदगी का कोई न कोई निशान छोड़ ही जाता है। सीबीआई ने अपनी जांच को किसी फिल्मी थ्रिलर की तरह आगे बढ़ाया। उन्होंने केवल बयानों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि सहारा लिया फॉरेंसिक साइंस का। सीबीआई की टीम ने थाने के उन हिस्सों को सील कर दिया जहां यातना दी गई थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर उन दीवार और लकड़ी की मेंजों से सूक्ष्म नमूने इकट्ठा किए। इन नमूनों को गांधीनगर की लैब में डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजा गया और जो सच सामने आया उसने केस की नींव हिला डाली। थाने की दीवारों और पुलिस कर्मियों की लाठियों पर मिला खून का कतरा कतरा जयराज और बेनिक्स के डीएनए से मैच हो गया। यह वह वैज्ञानिक सत्य था जिसे कोई भी वकील अदालत में झुठला नहीं सकता। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। सीबीआई ने 135 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की। इनमें सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ हेड कांस्टेबल रेवती का बयान। रेवती ने डर की दीवार तोड़ते हुए सीबीआई को वो सच बताया जो उस रात सीसीटीवी के बंद होने के बाद हुआ था। उन्होंने बताया कि कैसे उन दोनों को तड़पाया गया और कैसे बाद में सबूतों को मिटाने के लिए सफाई कर्मी को बुलाया गया। सीबीआई की चार्जशीट ने पुलिस की उस फर्जी थ्योरी के परकच्चे उड़ा डाले जिसमें कहा गया था कि पिता पुत्र सड़क पर गिरने से घायल हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टरों के बयानों को जब चार्जशीट में जोड़ा गया तो साफ हो गया कि चोटें ब्लंट फोर्स की थी, न कि गिरने की। 2000 से अधिक पन्नों की वह चार्जशीट सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं थी, बल्कि उन 9 पुलिस कर्मियों के लिए डेथ वारंट की पहली इबारत थी। सीबीआई ने साबित कर दिया कि यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि कानून की आड़ में की गई एक सुनियोजित हत्या थी। अब बारी थी अदालत के उस कटघरे की जहां खाकी का रसूख काम नहीं आने वाला था। मदुरै की पहली अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत, तारीख 6 अप्रैल 2026। अदालत परिसर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात था
और अंदर का माहौल किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसा। कटघरे में खड़े थे खाकी वर्दी पहनने वाले वह 9 चेहरे जो कभी सत्थानुकुलम के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। इंस्पेक्टर श्रीधर, सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन और उनके साथी। आज उनकी आंखों में वह रोब नहीं बल्कि कानून का खौफ था। यह ट्रायल भारत के न्यायिक इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण मुकदमे में से एक था। बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने दलील की जयराज और बेनिक्स की मौत पुलिस की पिटाई से नहीं बल्कि उनकी पहले से मौजूद बीमारी और अस्पताल की लापरवाही से हुई थी। उन्होंने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी निभाने वाले सिपाही के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन सीबीआई के पास वह ढाल थी जिसे झूठ की तलवार नहीं काट सकती। अब अभिजीवन पक्ष ने अदालत में डीएनए रिपोर्ट पेश की तो पूरे कमरे में सन्नाटा प्रसर गया। उन 9 पुलिसकर्मियों की लाठियां और थाने के फर्श से चिक चिक कर बोलता हुआ वह खून जयराज और बेनिक्स का ही निकला। अदालत में जब मुख्य गवाह हेड कांस्टेबल रेवती का बयान पढ़ा गया तो कई लोगों की आंखें नम हो गई। उनकी गवाही ने उस रात की हर एक क्रूरता को जज के सामने जीवंत कर दिया। न्यायाधीश जी मुथुकुमारन ने एक एक सबूत को परखा। बचाव पक्ष की हर दलील वैज्ञानिक तथ्यों के सामने ढहती चली गई। अदालत ने माना कि यह केवल एक कस्टोडियल डेथ नहीं थी बल्कि यह कानून के रखवालों द्वारा किया गया एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। फिर आया वह पल जिसका इंतजार पूरा देश पिछले 6 साल से कर रहा था। जज ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। अदालत की टिप्पणी ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कानून को अपना सबसे कठोर रूप दिखाना ही पड़ता है। न्यायाधीश ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी विरलतम से विरल मामला करार देते हुए अपना कलम चलाया। फैसला सुनाया गया। सभी 9 दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा। अदालत के कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह फैसला केवल उन 9 लोगों के लिए नहीं था बल्कि उन हर वर्दीधारी के लिए चेतावनी थी जो कानून को अपनी जागीर समझते हैं। जयराज की पत्नी और बेटियों की आंखों से निकलने वाला आंसू आज दुख का नहीं बल्कि उस सुकून के थे कि इंसाफ की जीत हुई। लेकिन क्या एक फैसला उस परिवार के घाव को भर सकता है? और क्या यह अंत था या एक नई शुरुआत? 6 अप्रैल 2026 की उस दोपहर ने भारतीय न्यायपालिका के पन्नों में एक अमिट तारीख दर्ज कर दी। 9 पुलिसकर्मी एक साथ फांसी की सजा। लेकिन जैसे ही अदालत के बाहर सन्नाटा प्रसरा एक बड़ा सवाल हवा में तैरने लगा। क्या यह केवल उन 9 लोगों की हार थी या उन व्यवस्था की जिसने उन्हें भक्षक बनने की छूट दे दी? सत्थानुकुलम की गलियां आज भी वैसी है। जयराज और बेनिक्स की दुकान शायद अब किसी और पहचान के साथ खड़ी हो लेकिन वहां की हवा में आज भी उस रात की टीस महसूस की जा सकती है। जयराज की पत्नी और उनकी बेटियों के लिए यह जीत अधूरी है। कानून ने दोषियों को सजा तो दे दी लेकिन वह उन खाली कुर्सियों को नहीं भर सकता जो उनके घर के आंगन में हमेशा के लिए सुनी हो गई। यह केस केवल तमिलनाडु का नहीं था, इसने पूरे भारत को आईना दिखाया। इस घटना के बाद कस्टोडियल टॉर्चर यानी हिरासत में दी जाने वाली यातनाओं के खिलाफ देश भर में सख्त कानून और पुलिस सुधारों की मांग ने जोर पकड़ा। अदालत ने पुलिस थानों में अनिवार्य सीसीटीवी कैमरे और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। लेकिन क्या सिर्फ कानून बदल जाने से सब कुछ बदल जाएगा? सत्थानुकुलम की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्ता और वर्दी जिम्मेदारी का प्रतीक है, न कि अहंकार का। यह हमें सिखाती है कि जब आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है तो वह आवाज एक सुनामी बनकर पूरे सिस्टम को हिला डालती है। आज हम जयराज और बेनिक्स की तस्वीर देखते हैं तो केवल पीड़ित नहीं नजर आते, वे एक प्रतीक बन चुके हैं न्याय की उस लंबी और कठोर लड़ाई के जिसमें अंत में सत्य की जीत हुई। 9 पुलिसकर्मियों को मिली वह सजा वर्दी पहनने वाले हर उस शख्स के लिए सबक है जो कानून को अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं। यह फैसला उन लाखों बेगुनाह नागरिक की जीत है जो हर दिन न्याय की उम्मीद में अदालत के चक्कर काट रहे हैं। इंसाफ मिल चुका है लेकिन सबक अभी बाकी है, क्योंकि जब तक व्यवस्था में सुधार और संवेदनशीलता नहीं आएगी तब तक सत्थानुकुलम जैसी घटनाएं समाज के माथे पर कलंक बनी रहेगी। जयराज और बेनिक्स नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम अब केवल 2 इंसान के नहीं बल्कि उस उम्मीद के हैं जो कहती हैं कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, न्याय का सूरज एक दिन जरूर निकलता है। तो ये थी पूरी घटना की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस घटना पर आपकी क्या राय है, आपके विचार हमें साझा करें। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।